हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अप्रैल के इम्पोर्टेंट आर्टिकल। साइंस एंड टेक जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो वहां देख सकते हैं किस तरह से अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटन बनेंगे गोपी। तो जेफ बोजेस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की सैर कराई जा रही है। जब इसकी बात करते हैं तो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद जाने वाले दूसरे भारतीय गोपी ठोटाकुर होंगे, जो कि इसके माध्यम से जाएंगे। यहाँ कार्मिक रेखा की बात की गई, तो कार्मिक रेखा क्या है? तो जब कार्मिक रेखा की बात करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की एक प्रस्तावित पारंपरिक रेखा है, उसे कार्मिक रेखा कहा जाता है। जब हम न्यू शेप ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन परियोजना की बात करते हैं, तो इसका पुनः इस्तेमाल होने वाली उपकक्षीय प्रक्षेपण यान के माध्यम से किया जाएगा, जिसके अनुसार ब्लू ओरिजिन के अनुसार गोपी एक पायलट और विमान चालक के रूप में वाहन चलाएंगे और उड़ाने भरेंगे, क्योंकि यह एक परजव लाइफ कॉर्प्स के सह संस्थापक है और उनके माध्यम से वाणिज्य विमान उड़ाने और इसके अलावा एरोनॉटिकल विमान से संबंधित जो भी जिस तरह से गर्म हवा के गुब्बारे उड़ाए जा चुके हैं, उनमें भी वह रह चुके हैं, तो इसलिए उन्हें चुना गया है। हाल ही में इन्होंने तंजानिया के माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी की चढ़ाई भी पूर्ण की थी। Next topic is IMF chief Kristalina Georgieva wins second term. So here IMF stand for International Monetary Fund. So when it was found, अगर हम बात करें, it was found in 1945. तो अगर बात करें कि किस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944 उससे कनेक्टेड है। और अगर हम बात करें कितने मेंबर कंट्रीज है इसके अंदर, तो 190 मेंबर कंट्रीज है। ये एक फाइनेंशियल एजेंसी है जो प्रोवाइड करती है नेशनल गवर्नमेंट्स को फंडिंग। तो क्या कारण हो सकता है कि इनको फिर से सेकंड टर्म के लिए इन्होंने विन कर लिया है इसको? तो स्ट्रॉन्ग एंड एजाइल लीडरशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, उसकी वजह से इनको फिर से बना दिया गया है। और अगर बात करें कि ये आईएमएफ की चीफ बनने से पहले क्या क्या बन चुकी हैं, तो द वर्ल्ड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये बन चुकी हैं। सो दिस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। एथिस्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड गोल्ड पार्टिकल। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ऑन दिस टॉपिक, हिग बोसोन के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हिंदी के। तो यहाँ पे हम कुछ साइंटिस्ट के नाम से देख सकते हैं कि जो इनसे जो नोबेल प्राइजेस भी उनको विन करा है इस कंटेक्स्ट में, और क्या मॉडल रहा था, किस फिजिक्स मॉडल पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं फिलिप एंडरसन की, जिन्होंने बात की थी सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। उनको नोबेल लॉरेट है ये, वाईवी नंबू एंड जे गोल्डस्टोन। अगर बात करें कि हिग बोसोन थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, तो ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स पे डिपेंड करती है, जो कि सब माइक्रोस्कोपिक रियलिटी को दर्शाता है। और अगर इसी कंटेक्स्ट में हम बात करें कि कैसे हिग्स मतलब रिसर्च कैसे होती होगी यहाँ पे, तो 2028 में लार्ज हैड्रन कोलाइडर सन एट सन इस्टेब्लिश हुआ था। ये कहाँ पे लोकेशन है इसकी? जेनेवा में। तो इसी को बोला जाता है मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर इन द वर्ल्ड, जो पूरी की पूरी रिसर्च इस पे डिपेंड करती है। और अगर इसी के अंदर हिग बोसोन का इन्वेंशन हुआ था और यहीं पे उसके दोबारा रिसर्च भी की जाती है। तो हिग्स जो इसके संस्थापक थे, मतलब वो बनाने वाले थे, उनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 2013 में फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो एक वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है और इसकी एक बहुत बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है जो पहले से चली आ रही है, लेकिन उसको जो वेल इस्टेब्लिश अगर उसमें बोले तो हम कब मिला है? 2013 में नोबेल प्राइज मिलने के बाद इस थ्योरी को और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। यू कैन ऐड इफ दिव्या यू वांट।
No, we can move forward. नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट जजेस पे ट्रिब्यूट टू जस्टिस अय्यर। तो यहाँ पे बात की जा रही है लीगेसी ऑफ जस्टिस अय्यर, जो अभी कुछ महीनों पहले आई थिंक 2023 में पास अवे हो चुके हैं। उनके बारे में बोल रहे हैं कि काफी सारे जजेस ने इनको ट्रिब्यूट किया क्योंकि उन्होंने काफी सारे जजमेंट्स रही जिनमें एक यूनिक तरीके से एक्शन लिया, जो जुडिशरी के रियल पिक्चर है, जिस तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए, जितनी अच्छे से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए लॉज की, उन्होंने वो सारे उसको फॉलो किया। तो हम यही बोल सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन करके डिसीजन दिया था, जिसकी वजह से जस्टिस विश्वनाथन जी उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो इनका इनके लिए अगर मैं एक वर्ड यूज करूं तो हम बोल सकते हैं कि ही इज द कंसाइंस कीपर ऑफ जस्टिस इन इंडिया। और अगर और इनको किसी किसी जस्टिस ने ये भी बोला है मसीहा ऑफ द मासेस, इस टाइप के वर्ड्स यूज करे हैं। तो उन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इन सब सारे वर्ड्स को प्रमोट ही किया है। और अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव चेंजेस जो इनके थ्रू बनाए गए थे, तो वो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यानी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस टाइम पे ये सारे एक्शंस हुए हैं। कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 में भी इनका बहुत बड़ा रोल था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी जो राइट्स विक्टिम को दिए जाने चाहिए, कैसे अपील की जानी है, उनमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। सो ये सारे इनके स्पेसिफिक चीजें हम देख सकते हैं। तो इन्होंने इंडियन जस्टिस सिस्टम में ओवरऑल अगर क्रक्स बोले तो रिफॉर्मेशन में काफी हेल्प करी है, ये हम बोल सकते 23 हैं। इस वर्षों में। आर्टिकल में अगर हाँ चल बोलो। 23 वर्षों में भारत में नष्ट हुए 20.33 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र, तो हम यही पे बात कर सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है उनका कितना बड़ा रोल है, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में। तो अगर इस तरीके की भारत में नष्ट कैसे हुए, मतलब 23 वर्षों में इतनी ज्यादा मात्रा में अगर कट रहे हैं तो उससे क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तो हो नहीं पाएगा। तो उससे हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखे जाते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और अगर इसमें हम डाटा की बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार बता भी गया कि वृक्षों के नुकसान से परिणाम स्वरूप 2001 और 2022 के बीच भारत के जंगलों में प्रति वर्ष औसतन 5.1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा। तो आप देख सकते हो अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा और ग्लोबल वार्मिंग कितनी बढ़ जाएगी। क्या हम अच्छे से सांस ले पाएंगे? क्या हम विदाउट मतलब हेल्थ एक बैरियर ना नहीं बनेगा, तो हेल्थ का बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि जो हमारी फिजिकल या फिर इंटरनल जो हमारी ह्यूमन की भी कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। जैसे अस्थमा जैसी इस टाइप की कंडीशंस बढ़ती चली जाएंगी, जैसा कि हम आजकल के देख भी रहे हैं कि पहले अगर कंपेयर करें एंशियंट टाइम्स में इतनी बीमारियां नहीं थी जितना कि आज हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण ग्लोबल वार्मिंग, इस टाइप की पॉल्यूशन, इस टाइप की चीजें भी है। तो उसमें फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन ऐड दिव्या। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कितने मतलब, तो नुकसान हुआ है मिजोरम में, इन्होंने बताया 3,12,000 हेक्टेयर का। अरुणाचल प्रदेश में तो हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे इस तरीके का मतलब इम्पैक्ट बच नहीं पाए हैं, वो वाले एरियाज भी। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। अधिकतर नॉर्थ इफ यू ईस्ट, वांट टू ऐड यू कैन। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान। यस, ज्यादा हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, जबकि वहां पे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं उसके बावजूद। HPV स्क्रीनिंग में बी एडेड इन नेशनल प्रोग्राम। तो ऐसा बोला जाता है कैंसर के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको भी, HPV स्क्रीनिंग को भी ऐड कर दिया जाना चाहिए नेशनल प्रोग्राम में। तो HPV की फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन पैपिलो
रोना वायरस टेस्टिंग होती है जो कि कैंसर से रिलेटेड बताता है। तो अगर हमने अभी रिसेंटली देखे कि इंडिजिस ने डेवलप भी किया है, लो कॉस्ट पे प्रोवाइड भी कर रहे हैं, और फीमेल फीमेल में ज्यादा केसेस होते हैं कैंसर के, सर्विकल कैंसर के। तो और अगर हम डाटा की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि वुमेन में एवरी 2 मिनट्स में बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं सर्विकल कैंसर्स के, और 1/5 ऑफ ग्लोबल बर्डन है ये कैंसर की बात अगर हम करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम था जिसमें कॉल फॉर एलिमिनेशन ऑफ सर्विकल कैंसर। तो यही हम सोच सकते हैं क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी था? तो यस, इंडिया इज अ सिग्नेटरी विद अ विजन फॉर अ सर्विकल कैंसर फ्री वर्ल्ड बनाने में। और उसमें उन्होंने टारगेट बनाया था कि 70% ऑफ वुमेन की स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए 2030 तक, और 90% ऑफ गर्ल्स को वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पे भी हम देख सकते हैं काफी सारे टाई अप होके इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ा के हम ऐसी जो ओवरऑल हर कंट्री में ये जो प्रॉब्लम्स बनी हुई उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर WHO के अकॉर्डिंग हम देखे जाए कि जो HPV टेस्टिंग के लिए अगर हम बात करें तो किस एज में होना चाहिए, तो 35 से 45 की एज में एलिमिनेट करने की जो स्ट्रेटेजी होती है। और उससे पहले अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन होना चाहिए। दिव्या, यू कैन ऐड इफ यू वांट। नो, वी कैन मूव फॉरवर्ड। अब नेक्स्ट इज छोटे कंधों पर उठाया बड़ा बहार, यानी कि वेट लिफ्टिंग की बात हो रही है। हम पिक्चर में देख भी सकते हैं कि इतनी छोटी उम्र में। तो यही है कि ओलंपिक जब इन फ्यूचर होगा, या फिर जब ये उसके लिए एनरोल करेंगे और तब होगा, तो मे बी एक अलग तरीके से बहुत बड़ा नाम भी कर सकते हैं। तो क्योंकि इतनी कम उम्र में, उससे पहले ये 6 वर्ष की उम्र में जब कर चुके, तो हमें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बस उम्र की कोई बाधा नहीं होती, सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। तो इन जो ये पिक्चर में दिखाई दे रही है ये गर्ल, इनका नाम है आश्रिया, जो कि 9 वर्ष की है, और 45 किलोग्राम भार उठाकर। तो अब हम कैसे बोल दे कि लड़कियां भारी वजन नहीं उठा सकती, ऐसा बोला जाता है अगर हम सोशल स्टिग्मास की बात करें। तो ये उन सोशल बैरियर को तोड़ने का एक हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड बना के इन। और अगर बात करें तो जब 6 साल की थी तब भी 35 किलो, 45 किलो का भार उठा चुकी हैं। तो एशिया बुक में इनका नाम है, इस कंटेक्स्ट में हमने इनको पढ़ा है। अब इन फ्यूचर ओलंपिक में देखते हैं कि ये किस लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को कितना बढ़ाती हैं, क्या अचीव करती है इन फ्यूचर। 9 वर्ष की आयु में 75 किलो भार वजन उठाया और 6 वर्ष की आयु में 45 किलो का। 45। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ड्रिंक्स बिवरेज ब्रांड्स टू लूज हेल्थ टैग इन ई रिटेल। तो जब हम ई रिटेल की बात करें, ये ऑनलाइन उससे है, तो फिर उसमें इनका जो स्टेटस था उसको कि हेल्थ ड्रिंक में नहीं आती। तो जैसे कि बिग बास्केट में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, अमेजन है, वहां से ये जो ड्रिंक्स और बिवरेजेस, जैसे कि अब इसमें कौन कौन से ड्रिंक्स सर्वाएगी, बॉर्नविटा हो गया, होलेक्स, प्रोटीन एक्स, इनको हेल्थ ड्रिंक्स नहीं माना जाता, ऐसा हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री का कहना है। तो इनको रिमूव कर दिया गया है। और अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, आई थिंक। नेशनल कमीशन नहीं है ये मेंशन, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन से डील करती है अंडर सेक्शन 3 ऑफ CPCR एक्ट 2005। और इसी इसी के हिसाब से वो बोल रहे कि ये जो FSS एक्ट है 2000, इसमें ये डिफाइन नहीं होती कि ये जो सारी चीजें हैं जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड की बात करते हैं, तो ये हेल्थ ड्रिंक्स का पार्ट नहीं है। तो यहाँ से इनको स्टेटस से हटाने की बात की जा रही है। सो ओनली दिस वी कैन कीप रीडिंग ऑन दिस कि भाई कैसे चेंजेस आ रहे हैं, फिर क्या मतलब। तो ये हमें अटेंटिव बनाने का एक जरिया है कि हेल्थ ड्रिंक्स जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो हेल्थ ड्रिंक है या नहीं है, तो हमें स्टेटस पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
डूब रहा है दिव्या, यू कैन। उल्का पिंडों का खजाना। तो अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अंटार्कटिका में अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्का पिंड बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस तरह से पर्यावरण में क्या परिवर्तन हो रहा है या फिर अंतरिक्ष में होने वाली चीजें या किस तरह से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, इन सभी के बारे में उल्का पिंडों से पता लगा सकते हैं। लेकिन जब निरंतर वो पानी के अंदर डूबते जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और अंटार्कटिका में जो बर्फ पिघल रही है, जिसके कारण जो उल्का पिंड है वो डूबते जा रहे हैं और एक समय के बाद वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। यही वैज्ञानिकों की चिंता का कारण है, क्योंकि अगर उन्हें उल्का पिंड मिलते हैं तो वो पास्ट में हुई जानकारी के बारे में पता चल सकते हैं तथा भविष्य में होने वाले परिवर्तन के बारे में पता लगा सकते हैं। जब हम अंटार्कटिका की बात करते हैं तो अब तक 50,000 उल्कापिंड खोजे जा चुके हैं। तो दुनिया के भर में अब तक एकत्रित किए गए उल्कापिंडों का सिर्फ 60% है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से यह चट्टाने समुद्र में गिरती है, क्योंकि जब हम अन्य स्थानों की बात करते हैं तो वहां पर गिरने की वजह से या तो यह चट्टाने पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है या मनुष्य के संपर्क में आने के कारण इनके ऊपर अन्य जो प्रभाव है वो पड़ जाते हैं, या फिर पर्यावरण के प्रभाव के कारण जो खनिज या फिर रोगाणु जो होते हैं वो उससे दूषित होने के कारण इनसे जानकारी नहीं ली जा सकती। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि जो अंटार्कटिका का में नीली बर्फ वाले क्षेत्र में के आसपास 8,50,000 से अधिक उल्कापिंड हो सकते हैं, जहाँ जो तापमान बढ़ने के कारण डूब सकते हैं। तो इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि हमें उन्हें खोजकर उनसे जो भी जानकारी प्राप्त की जा सके वो करनी अनिवार्य है, अन्यथा वह सभी नष्ट हो जाएंगे। तो म्यांमार से दालों के आयात के लिए भुगतान तंत्र सरल बनाए। तो हाल ही में हमने पढ़ा था कि किस तरह से म्यांमार और भारत के बीच में जो कालाधान मल्टीनेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से, या उसके अलावा जो जुंटा आर्मी और जो वहाँ की जातीय संस्थाएं हैं उनके में चलने वाले संघर्ष के कारण किन किन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, या फिर जो अलगाववाद की स्थिति वहाँ विविधता के कारण उत्पन्न होती है उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके अलावा जब हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि किस तरह से भारत द्वारा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दालों का आयात म्यांमार से किया जाता है, तो उसी भुगतान तंत्र को आसान बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक विशेष रुपया जो कि वेस्ट्रो खाते के जरिए भुगतान किया जाएगा, इसका उपयोग करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भुगतान करना इजी होगा। जब हम आयात की बात करते हैं तो म्यांमार से उड़द और तूर की दाल का आयात किया जाता है। एम्स प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाएंगे मजबूत। तो हाल ही में देखा गया कि किस प्रकार से 90% मरीज जिनका इलाज प्राथमिक सेवा केंद्र में हो सकता है वह भी एम्स में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो गंभीर रूप समस्या से परेशान मरीज है उनका इलाज नहीं हो पाता है। तो उससे निदान के लिए एम्स ने स्थानीय समिति स्वास्थ्य नीति संवाद जैसी प्रक्रिया को अपनाया था कि इन चुनौतियों को कम किया जा सके और उनके समाधान ढूंढे जा सके। तो किस तरह से उनके द्वारा एक सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा एक सुविधा स्तर पर पहल चलाई जाएगी, जिसके माध्यम से जो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल है केंद्र है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा, उनमें सुविधा में सुधार लाए जाएंगे तथा उनके विषय में लोगों को जानकारी दी जाएगी किस तरह से वो अपने आसपास वाले अस्पतालों के से ही अपना इलाज कर सकते हैं, जिससे जो बड़े अस्पताल है उनका बोझ कम होगा तथा जो मध्य या जो तृतीय स्तर के जो बीमारियां हैं उनका इलाज करने में आसानी होगी। तो एम्स स्वास्थ्य नीति संवाद जैसी संवाद नीति अपनाई जा सके, जिसके माध्यम से इस तरह की समस्याओं का हल निकाला जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल इज सिंप्लीफाइड पेमेंट सिस्टम फॉर पल्सेस इंपोर्ट फ्रॉम म्यांमार। तो इंडिया और म्यांमार के बीच में एक टाई अप हुआ है जिसके रिगार्डिंग तो वो इंपोर्ट करेगा। तो कौन कौन सी पल्सेस, यानी कि इंपोर्ट ऑफ 0.25, ये स्टेटस है 2021 के हिसाब से कि 0.25 मिलियन टन ऑफ उड़द और 0.1 मिलियन टन ऑफ तुर पर एनम रिस्पेक्टिवली टिल 2025 तक। और प्राइवेट ट्रेड है ये, उसके थ्रू म्यांमार से आएगी इंडिया के अंदर। और अगर हम इसमें बात करें तो इन्होंने बोला है द गवर्नमेंट ऑन, तो इंपोर्टर्स फ्रॉम म्यांमार जो इंपोर्ट करेंगे यूज रूपी कयात ट्रेड मैकेनिज्म फॉर फास्टर इंपोर्ट ऑफ पल्सेस सच एज तुड़ एंड उड़द।
तो रुपी खयात जो एक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम है, उसमें क्या यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक इकोनॉमी की टर्म है स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट थ्रू पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे दो टर्म होती है, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो। तो अगर वोस्ट्रो की बात करी जाए कि दो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये दो अकाउंट बनाए जाते हैं, कि अगर आप इंटरनेशनल टाई अप कर रहे हो तो एक अकाउंट मान लो इंडिया में है, दूसरा दूसरा म्यांमार में है, तो वोस्ट्रो में होता है यानी कि आपका खुद का, इसका मतलब ये होता है योर्स। तो यानी कि जब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी में होगा और वो आपके वाले अकाउंट से होगा, यानी कि जो बैंक हमने इंडिया का है उसके थ्रू। लेकिन अगर हम नोस्ट्रो की बात करें तो होगा उसी करेंसी में, लेकिन जो फॉरेन बैंक है उसके थ्रू होगा, यानी म्यांमार में होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया के बिहाफ पे ये होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे बताया इन्होंने कि जो पेमेंट सिस्टम है वो स्पेशल रुपी वोस्ट्रो अकाउंट के बिहाफ पे है, और वो बैंक का नाम पूछा जाए तो पंजाब नेशनल बैंक, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से डील करेगा अंडर द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज। वी हैव ऑलरेडी नो कि ये चीज डिजीज बढ़ती जा रही है। तो एक जस्ट कॉमन फैक्ट है या फिर डाटा है जिसके रिगार्डिंग कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली टेकिंग ओवर 17.9 मिलियन लाइव्स ईच ईयर, 4 out of 5 such deaths are due to heart attacks and stroke. One third of this disease occur prematurely in अंडर 70 years ऑफ एज। तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा एक मेडिसिन हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था असम में बोक थेकरा के नाम से। तो वो कार्डियोवास्कुलर के रिगार्डिंग ही वो ट्रीटमेंट के लिए काम करती है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये स्पीसीज आती हैं इनका भी कैसे रोल है, तो ये एक तरीके से मेडिसिन की तरह काम करेगी। ये हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दिव्या, अगर आपको ऐसा कुछ पता हो तो बता सकते हैं। नहीं। तो जो कि यार, असम में मिलता है मेडिसिनल प्लांट ये। ओके। सभी गैस आधारित संयंत्रों को 2 माह तक चालू किया जाए। तो देखा जा रहा है कि निरंतर तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण गर्मी में वृद्धि हो रही है। तो बिजली की मात्रा को पूर्ण करने के लिए गैस आधारित उत्पादन स्टेशन को बढ़ाने की मांग की गई है। हम इसमें देख सकते हैं कि बिजली अधिनियम 2003 की धारा 11 के तहत जो गैस आधारित स्टेशन है इनको निर्देश जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जब हम इनकी क्षमता की बात करते हैं तो 260 गीगावाट से अधिक बिजली उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। आप इसमें मिनिस्ट्री ऐड कर सकते हो। अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी? गैस आधारित उत्पादन स्टेशन होंगे, बिजली अधिनियम 2003। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही होगी आई थिंक। श्योर नहीं हूँ, मैं चेक कर लेती हूँ। आप चेक कर लो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नूक संबंधित बयान पर सियासती वार पलटवार। तो ये तो पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है, लेकिन जब हम ई गेमिंग की बात करते हैं तो हमने हाल ही में देखा था कि प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ई गेमर्स है या फिर जो गेमिंग करते हैं यूट्यूब पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर, उनके द्वारा एक संवाद या वार्ता रखी गई थी जिसमें उन्होंने ई गेमिंग उद्योग के भविष्य के बारे में बातचीत की थी तथा ऑनलाइन गेम को किस तरह से प्रमोट किया जाए या फिर उनसे जुड़े दो शब्द जिसमें नूब और ग्राइड पर चर्चा की गई थी। जब हम नूब की बात करते हैं तो नौ सिखिया या जो खेलने में कुशल ना हो उसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। हम वर्ड्स को याद रख सकते हैं। इसके अलावा जब हम ई गेमिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो गेम्स है जैसे पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स है या अन्य गेम्स को ई गेमिंग में शामिल किया जाता है जिसकी स्ट्रीमिंग की जाती है यूट्यूब पर, तथा उनके भविष्य को लेकर या उनसे जुड़े उद्योग को लेकर हाल ही में चर्चा की गई थी प्रधानमंत्री द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी है जैसे। बोलो। अच्छा,
नहीं, मैं उसका बता दी जो अभी हम थोड़ी देर पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इज कंफर्म। नेक्स्ट इज मोस्ट फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम। तो हम एक जेंटलमैन की बात कर सकते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉलर है ये। और इनको वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माना जाता है अराउंड इज पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स एज वेल एज अचीवमेंट एंड एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो हम फॉर जनरल अवेयरनेस, तो इस टाइप के नाम हमें पता होने चाहिए। 20,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा। तो यहाँ हम एक महिला की बात कर सकते हैं जिनका नाम निर्मला धीमान है, जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, और उन्होंने मशरूम का उत्पादन शुरू किया था जब मशरूम अत्यधिक हिमाचल प्रदेश में नहीं होता था, तथा उसके साथ धीरे धीरे अन्य महिलाओं को भी जोड़ा और उनके जो आय का एक माध्यम बनाया, ताकि मशरूम का उत्पादन बढ़ाया जा सके, और उसके माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण दिया कि किस प्रकार से मशरूम की खेती की जाए या फिर उसका रख रखाव कर कर उनको उत्पादित किया जाए। जब मशरूम की बात करते हैं तो निर्मला जी द्वारा मशरूम के साथ साथ चीड़ के पत्तियों का भी उत्पादन किया जाता है, जिसका वह निःशुल्क प्रशिक्षण देती है, और इसके साथ राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें सम्मानित भी किया जा सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि किस तरह से अन्य महिलाओं के भी जागरूकता फैलाकर उन्हें व्यवसाय के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि वह भी अ, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। इसके अलावा इन्होंने 130 महिला अब तक इस उत्पादन में शामिल कर चुकी है। जब हम इसकी बात करते हैं तो 2021 में एक भारतीय क्षेत्रीय कृषि मेले में इन्हें शेर ए कश्मीर के सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा जब हम मुद्रा स्कीम की बात करते हैं, फिर वुमेन की इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, उससे देख सकते हैं कि किस तरह से 18% योगदान महिलाओं द्वारा जीडीपी में दिया जाता है। अगर हम सोलर एक्लिप्स की बात करें, तो क्या इसमें प्रोसेस थी वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर सकते, तो हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो अलग चीज थी वो यही थी कि हम जो सोलर एक्लिप्स को काउंट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि लास्ट डेट क्या थी, अब कैसे होगा। तो उसके लिए हमें दो फीचर्स एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि कैसे होता है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो मून का ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ, और अर्थ का ऑर्बिट ऑर्बिट है अराउंड द सन, वो इलिप्टिकल फॉर्म में होना चाहिए। ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा अगर हम बोले कि जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून के बीच में और अर्थ और सन के बीच में, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो डाटा है वो गलत आएगा। तो हम इसका बेसिक रेफरेंस देख सकते हैं कि हमें कितना जरूरी है। और अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट सोलर एक्लिप्स बोला कब जाएगा, जैसा कि अभी मैक्सिको, यूएस, कनाडा में देखा गया, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो तभी है जब वो मून जो है कंप्लीटली कवर कर लेगा सन को और डल लाइक हो जाएगा, तो तब हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स हुआ है। और ये बहुत सालों में होता है, ऐसा हम देख सकते हैं। तो यहाँ हम उत्तरकाशी जिले की अ, एक महिला जिनका नाम ममता भंडारी है, उनके बारे में बात चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस तरह से स्वलंबित के माध्यम से मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया आरंभ की थी, जिसमें उन्होंने लघु उपक्रम हनी विलेज के रूप में गांव को पहचान दिलाई। इन्होंने 2020 में मधुमक्खी पालन आरंभ किया था, जिसके माध्यम से ममता ने 10,000 रुपए की आय कमाई। उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया और मधुमक्खी पालन से संबंधित प्रशिक्षण लेकर उन्होंने किस तरह से सीजन में शहद का उत्पादन करना है, बॉक्स को लगाना है, इन सभी प्रक्रियाओं को जाना, और उनसे उनके साथ साथ अपने आंगन में अलग अलग प्रकार के फूलों को उगाया, ताकि मधुमक्खी को पालना और उनके लिए जो वातावरण अनिवार्य है वो हो सके। और धीरे धीरे उन बॉक्स को बढ़ाकर 10 तक उनकी गिनती कर ली, तथा उनके साथ अन्य महिलाओं को भी जोड़ा। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशिक्षण लेकर या फिर जागरूकता के माध्यम से अ, सरल तरीकों से मधुमक्खी पालन कर कर मशरूम के माध्यम से अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और उनके लिए हम इनका प्रयोग मेंस आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ,
जो कि कॉपरेटिव्स में, मतलब जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स की बात करते हैं उसमें प्रमोट करेंगे ये लोग। तो मतलब हम देख सकते हैं कि जरूरी तो कोई स्टिग्मा नहीं रखना चाहिए, उन सोशल बैरियर्स को ब्रेक करना चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी तरह से ओवरऑल हम यही बोलते जिला स्तर पर जिस भी उत्पादन को ये करती है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है, ताकि और महिलाओं को भी उसके विषय में देखकर जानकारी मिले और वो भी प्रेरित हो। जैसे इनके द्वारा मधुमक्खी हैं। पालन किया जाता है, तो उन्हें उस जिले की ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है। इससे पहले हमने देखा था उनको मशरूम उत्पादन के लिए यह सारी चीजें की जा सकती निर्मला फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्टल नेस्टिंग जोन शिफ्ट लेट्स टू फियर्स ऑफ क्राउडिंग एग लॉस। तो हम आयुसन स्टेटस की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ओलिव रिडले टर्टल का क्या है आयुसन स्टेटस, तो वो एंडेंजर्ड था। तो हम यहाँ पे गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर सकते हैं जहाँ पे ओलिव रिडले टर्टल मिलते हैं। तो यहाँ पे गहीर माटा सैंडी बीचेस में ही मिलती है, अरीबाड़ा जहाँ पे मिलियंस ऑफ ओलिव रिडले टर्टल मिलते हैं। तो ये हम बेसिक फैक्ट्स के रिगार्डिंग देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि कितने एरिया है, नेस्टिंग का जो एरिया है 14 किलोमीटर फ्रॉम द मेन लैंड टू द एडजेसेंट आइलैंड। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एग स्पीसीज है, तो हम देख ले, लेकिन एग्लोस हो रहा है, डेक्लाइन हो रही है स्पीसीज, तो इसलिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है। तो यहाँ पे हम इसके अलावा 4 जोन की बात करेंगे इस नेचुरल लैंडमार्क के अंदर। तो वो किस बिहाफ पे हो सकते हैं, वो रिवर माउथ के हिसाब से हो सकते हैं, सी बीचेस के हिसाब से हो सकते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स इस तरीके से जो हम बना देते हैं उसके बिहाफ पे। तो जोन 1 में बात करें तो महानदी रिवर की बात होती है जहाँ पे उसका माउथ है और वो हुकीतोला बे से कनेक्टेड है। देन अगर बात करें जोन 2 में कौन सी रिवर है, ब्राह्मणी रिवर जहाँ पे माउथ है। देन अगर जोन 3 की बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं पेंथा और सरतीबाया सेन बीचेस। तो हम यहाँ पे ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से रिवर्स बीचेस उनके नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें जोन 4 में तो माईपुरा रिवर। तो ये हम देख रहे हैं कि सारे के सारे उड़ीसा से के जो कोस्टल लाइन है उससे कनेक्टेड है ये, जिनका माउथ है धामरा पोर्ट में। तो धामरा पोर्ट अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो वो उड़ीसा में ही है। और ह्यूमन और नेचुरल कॉजेज दोनों है जिसकी वजह से फ्लड लाइक कंडीशन जो इन स्पीसीज को हार्म करती हैं, तो जिसकी वजह से होता है। तो हम यहाँ पे बस दिस इज कॉज ऑफ कंसर्न, तो हम इसको पूरे होर्टिकल होलिस्टिक अप्रोच से देख सकते हैं कि हमें इकोसिस्टम को बचाने के लिए एक बैलेंस व्यू लेके चलना पड़ेगा और कुछ ना कुछ यूनिक चीजें ढूंढनी पड़ेंगी कैसे हम इन स्पीसीज को बचा सकते हैं कि एग लॉस ना हो, क्योंकि एग लॉस हो जाएगा तो फिर इन फ्यूचर पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे इन स्पीसीज की। त्रिवंतपुरम में शनिवार को पेन कुनी उत्सव। तो हम ये देख सकते हैं पेन कुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तिरुवनंतपुरम में श्री पंडानी स्वामी मंदिर में पूर्व प्रवेश द्वार पर बनाए गए पांडवों के पुतलों के साथ सेल्फी लेते ये दिखाया हुआ है। तो हम ये सिर्फ यहाँ पे जनरल आर्ट एंड कल्चर से, तो पेन कुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तिरुवनंतपुरम में हम देख सकते हैं। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अनसरकारी।